नमस्कार साथियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक आए हुए टॉप मोस्ट एमसीक्यू के बारे में। और जैसे कि आप कंपटीशन की लाइन में बने हुए हैं, काफ़ी समय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अभी अभी आपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है, दोनों ही केसेस में आप ये ज़रूर अच्छे से जानते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज़ जिसमें हम टॉप मोस्ट एमसीक्यू जो अभी तक पूछे गए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में उनकी चर्चा करते हैं आपके साथ में और मजबूत करते हैं आपकी तैयारी इस कंपटीशन में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है 15वें वित्त आयोग की। पूछा जा रहा है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं किस तिथि से प्रभावी हैं। द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज इन ऑपरेशन फ्रॉम विच डेट। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, इससे आप भी जांच कर पाएंगे कि आप कंपटीशन में अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन से जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप जान पा रहे हैं और कहाँ पर थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम कंसिस्टेंटली लगातार बने रहेंगे तैयारी में, जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर आपके सही भी होते जाएंगे। इसका आंसर हम आपको बताते चलें। The recommendations of 15th Finance Commission is in operation from 1st of April 2021 यानी 1 अप्रैल 2021 से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी हो गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है वैश्वीकरण से आशय भिन्न हितों रुचियों वाले भिन्न लोगों हेतु भिन्न वस्तुएं है। ये उक्ति निम्नलिखित में से किसकी है। This quotation is attributed to whom? As it says, globalization means different things to different people with different interests. तो आपको बताते चले इसका आंसर जो है अली फरजमत रहने वाला है, यानी फोर्थ ऑप्शन अली फरजमत जो है उन्होंने कहा था ग्लोबलाइजेशन मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट इंटरेस्ट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। नॉट मत भूलिएगा। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे सुशासन के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नैतिकता यानी एथिक्स, इक्विटी यानी साम्य, कार्यदक्षता यानी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस यानी प्रभावकारिता। तो आप अच्छे से जानते हैं एथिक्स जो है नैतिकता, ये जो 4 स्तंभ हैं सुशासन के उसमें नहीं आता है। तो इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आना चाहिए था यहाँ पर, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ याद रखिएगा कि इक्विटी, इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है वो 4 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस में काउंट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टेक्निक्स कैन नॉट बी अप्लाइड इन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए पेपर 1 में तो हमें रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी करनी ही होती है। इसी के साथ आपने सिलेबस देखा होगा तो आप जानते होंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 2 है उसमें भी रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वेटेज जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस पर भी ध्यान रखें। और यदि आपको लग रहा है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में कहीं कुछ कमी आ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी नहीं घबराने का, क्योंकि प्लेलिस्ट जो है अपडेट कर दी गई है चैनल पर और रिसर्च एप्टीट्यूड भी आप हमारे साथ में सीख पाएंगे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ में। तो आइए इस क्वेश्चन पे पहले फोकस करते हैं। अगेन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रविधि किसी वर्णनात्मक शोध में अनुप्रयुक्त नहीं हो सकती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही बताना होगा आपको, ये बात की जाती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यानी वर्णनात्मक शोध में। और जो ऑप्शंस हैं आपके ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर,
सैम्पलिंग और एक्सप्लोरेशन, इनमें से ऑब्जर्वेशन जो जैसा है आपको अगर वैसा ही बताना है तो आपको ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्वेशन ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चनेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सैम्पलिंग हो सकती है, पर एक्सप्लोरेशन ऐसा आपको चीज़ एक्सप्लोर नहीं करनी है, गवेषणा की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इसका उत्तर रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन सोशल रिसर्च रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड, यानी सामाजिक शोध में दो चरों के मध्य का संबंध क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं कॉजुअलिटी, कैजुअल, इंडिपेंडेंट रिलेशन और कोरिलेशन, यानी कारणता, कारणात्मक, स्वतंत्र संबंध या सह संबंध। तो आपको बताते चले इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है फोर्थ ऑप्शन, यानी कोरिलेशन। सह संबंध जो है वो दरअसल सामाजिक शोध में दो चरों के मध्य का संबंध कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द डिबेट्स ऑफ गवर्नेंस डिवोल्यूशन मीन्स, यानी शासन संबंधित वाद विवाद में न्यायगमन से क्या आशय है। इस तरह का जो क्वेश्चन है ये अक्सर देखा जाता है जहाँ पर चेक किया जाता है आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को। जो टर्म्स हैं जैसे डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, डिवोल्यूशन यानी न्यायगमन, इस तरह की जो टर्म्स हैं इनको लेकर आपकी कंसेप्ट पर कितनी पकड़ है उसी की जांच करने की कोशिश की जाती है इस तरह के क्वेश्चंस के थ्रू। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शंस की जांच कर लेते हैं। डिवोल्यूशन मीन्स आइदर गवर्नमेंट वर्क कैरीड बाय लोकल बॉडीज, स्ट्रेंथनिंग द पावर्स ऑफ लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों की शक्तियों को मजबूती प्रदान करना, या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित किए जाने वाले सरकारी कार्य। तो ये दोनों ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि डिवोल्यूशन का स्पेसिफिक मीनिंग जो है ऐसा सिर्फ लोकल बॉडीज़ तक लिमिटेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर हमें लोकल बॉडीज़ पे स्पेसिफिकली फोकस करने की ज़रूरत पड़े जब हम डिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यदि आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप इन दोनों ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इम्प्रूविंग वेलफेयर मेजर्स बाय गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट वर्क थ्रू एलॉबरेट नेटवर्क्स, यानी विस्तृत नेटवर्क संजाल के माध्यम से सरकारी कार्य या सरकार द्वारा कल्याणकारी उपायों में सुधार करना। इसका जो सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन रहने वाला है, यानी गवर्नमेंट वर्क थ्रू एलॉबरेट नेटवर्क्स, विस्तृत नेटवर्क संजाल के माध्यम से सरकारी कार्य करना ही दरअसल न्यायगमन यानी डिवोल्यूशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, इन सैम्पलिंग डिविजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स इज कॉल्ड, प्रतिचयन में जनसंख्या का लघु उपसमूहों में विभाजन क्या कहलाता है। तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण। अपने आप में एक बेहद बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैंडिडेट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रैटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में। तो जब आप स्मॉलर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को सैम्पलिंग में, तो वो स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, a small group where the researcher tried to interview everyone is called as dash type of sampling। एक लघु समूह जिसमें कोई शोधकर्ता प्रत्येक व्यक्ति के साक्षात्कार का प्रयास करता है जिसे प्रतिचयन के डैश प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो when you want to interview every single person in the sampling then it is known as क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी आप बात कर रहे हैं गुच्छ प्रतिचयन की, क्लस्टर सैम्पलिंग की। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हेन द रिसर्चर इज यूजिंग नेटवर्क्स फॉर कलेक्शन ऑफ सैम्पल दैट मेथड इज कॉल्ड एज, जब कोई शोधकर्ता प्रतिदर्श के संग्रहण हेतु नेटवर्क का उपयोग करता है तब वह विधि डैश रूप में जानी जाती है। देखिए सैम्पलिंग की बात की जा रही है और जो रिसर्चर है वो नेटवर्क्स का यूज़ कर रहा है फॉर कलेक्शन ऑफ सैम्पल। तो ये चीज़ हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग, जब भी आपको टर्म दिख जाए नेटवर्क तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ऑप्शंस में स्नोबॉल है तो स्नोबॉल ही आपका आंसर रहने वाला है, अनलेस उन्होंने कुछ और
अलग से स्पेसिफाई कर रखा हो, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वही यहाँ पर भी उत्तर रहने वाला है, क्योंकि बात की जा रही है नेटवर्क फॉर कलेक्शन ऑफ सैम्पल इस्तेमाल करने की, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेरिट ऑफ सेंट्रलिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रवाद का गुण नहीं है। योर ऑप्शंस आर बेटर कोऑर्डिनेशन, भाई कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय तो बेहतर हो जाता है जब सेंट्रलिज्म यानी केंद्रवाद रहता है। डुप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अवॉइडेड, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, संगठन में द्वैरावृत्ति से बचा जा सकता है। ऐड टू प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द टॉप, ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि शीर्ष की प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होती है एक केंद्रवाद यानी सेंट्रलिज्म से। इम्प्रूव मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स, पर सबॉर्डिनेट्स का मोटिवेशन कैसे इम्प्रूव हो सकता है जब सारे जो डिसीजंस हैं वो टॉप मोस्ट टीयर पे ही लिए जाएं, टॉप मोस्ट लेवल पे ही लिए जाएं, इसलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 रहने वाला है। और इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि हमारी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, आपकी प्रिपरेशन एनहांस हो रही है, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल PYQ One Stop। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।